नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। हमने लास्ट एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वर्ल्ड वॉर वन का कॉन्टेक्स्ट देना चाहा, जिससे हम ये समझ सकें कि खिलाफत मूवमेंट को क्यों एज एन एजेंडा पॉइंट रखा गया था। फिर हमने यह भी समझा कि इसका एक शॉर्ट टर्म जिस तरीके से सोचा गया था इसको कि क्यों करना चाहिए, विच वाज द आइडिया ऑफ unite and fight the Hindu Muslim unity, coordination with All India Muslim League and cooperation with them by All India Congress, Indian National Congress. दूसरा जो हमने देखा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हमने इसको समझा, बट एट द सेम टाइम वी रियलाइज्ड कि लॉन्ग टर्म में इट गेव राइज टू द कम्युनल एलिमेंट्स विद इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो स्ट्रेंथन हुए और जो नॉन कम्युनल एलिमेंट्स थे वो थोड़े से मार्जिन्स पे चले गए। मैं आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द एपिसोड आई से समथिंग इन कुछ गलती से मैं कुछ गलत बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एपिसोड में शायद मैंने एक जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा है, बट आपको वो जामिया मिलिया इस्लामिया उस तरीके से, इट्स नॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बट जामिया मिलिया इस्लामिया एंड काशी विश्वविद्यालय, ये दो जो एक नेशनल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल स्कूल्स, राष्ट्रीय शिक्षा का जो एक मुद्दा था उसके चलते इस्टेब्लिश किए गए थे। आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा नॉन कोऑपरेशन का एक बड़ा फॉल आउट ये था दैट देयर वाज डिवीजन बिटवीन, देयर वर स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, एंड स्वराजिस्ट फॉर्म्ड स्वराज पार्टी एंड नो चेंजर्स स्टेड विद इन कांग्रेस to work on the same agenda as Gandhi had proposed during the non-cooperation movement. अब around 1924, due to health reasons, Gandhi is released from jail, and as soon as he comes out, he proposes an alliance during the Belgaum session of Congress. And the alliance is that there will be creative village programs, रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम जिन पे गांधी काम करेंगे। दैट ही सेज दैट फ्रॉम 1924 to 1929 गांधी engages himself in creating these programs for the villages across the country, and at the same time he says whoever wants to be a part of the Swarajist agenda of participating in the election process, they can also do that according to their choice. So this is the alliance, the proposal that Gandhi brings forward. और फिर अब हम देखते हैं 1924 से 29 के बीच में दोनों साइड पे क्या क्या होता है। सो पहला साइड है रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम, क्रिएटिव विलेज प्रोग्राम्स फॉर, एंड उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था हमने ये पहले डिस्कस कर रखा है इन व्हेन वी वर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ गांधी। एंड इसमें था चरखे की लोकप्रियता, सूत कातना, दूसरा सड़कों की सफाई, प्रभात फेरियां, ग्राम पंचायतों का गठन एंड अनटचेबिलिटी को हटाना, छुआछूत उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आप देखिए, एक चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ही सिंपल और नॉर्मल प्रोग्राम है। इसमें कोई ऐसा बहुत देर आर नो एम्बेलिशमेंट्स इन दिस प्रोग्राम, देर आर नो बिग things that are happening in this program, but one of the biggest thing that this program will do is to connect millions of villages across India to Indian National Congress. तो हम देखते हैं that from non-cooperation to civil disobedience to quit India movement, these kind of programs massively expanded the base of Congress. The second part was what historians call Gandhi's method as struggle, prepare, struggle.
तो क्या है इसको, संघर्ष तैयारी, संघर्ष की राजनीति। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक स्ट्रगल किया, उसके बाद जो आपको कंसेशंस मिले उस पे आपने बिल्ड करके एक नए स्ट्रगल का प्रिपरेशन किया। सो दिस इज what we see from 1924 to 1929. Gandhi engages completely in these programs, whereas the Swarajist side of Congress is now engaging itself in constitutional politics. और उसका भी अपना फायदा हुआ। उसका ये फायदा हुआ कि leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they got, like training in constitutional politics by this participation. Then जब चुनाव हुए तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 सीट्स वर वन बाय द स्वराजिस्ट। सेंट्रल प्रोविंस में तो डायरेक्ट उनको मैंडेट, मतलब सारा बहुमत मिला उन्हें। फिर बंगाल में भी वो सबसे बड़े पार्टी बन के सामने आए, एंड इवन इन सेंट्रल प्रोविंस दे बिकेम द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन दोज इलेक्शंस। That also helped maintain energy during the lull phase. Lull phase इसलिए है क्योंकि गांधी जी तो अब वो विलेज प्रोग्राम्स में एंगेज्ड हैं, and therefore like this is the part of Congress that is providing a little bit of energy to the national movement through Congress. इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखिए, इलेक्शंस तो हो गए थे, बट अगर आपने 1919 का काउंसिल एक्ट जब मैंने जिस एपिसोड में डिस्कस किया है, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे खास पावर्स कुछ थे नहीं इलेक्टेड मेंबर्स के पास। तो जो स्वराजिस्ट का आइडिया था कि हम लोग इलेक्ट होकर वहाँ जाके गवर्नमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, वो आइडिया इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ। दूसरा क्या था कि ऑल ऑफ दिस वाज वेरी पिवटल ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखिए, दीज आर इलेक्शंस, राइट? तो इलेक्शन में क्या हो रहा है कि एवरीवन इज वोटिंग फॉर द पीपल हु आर स्टैंडिंग फॉर, जो तुम्हारा उम्मीदवार है उसको सबको ही वोट कर रहा है, तो उसमें वो यूनिटी होना ज़रूरी है ना इलेक्टोरेट में। बट द डेकेड ऑफ 1920s saw a lot of communal tensions, right? और फिर से ये communal tensions हमें उस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं दैट कि द राइज ऑफ द कम्युनल एलिमेंट्स विदिन one All India Muslim League and the communal elements on the Hindu side, they became stronger during this time. और इस कारण से जो communal tensions हुए, इससे भी ये एक लिमिटेशंस रही जो स्वराजिस्ट एजेंडा था उसकी। एंड देन इन 1925 चित्तरंजन दास पासेस अवे। ये अचानक से अकस्मात मृत्यु होती है, और इसलिए फिर 1926 में स्वराज पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू कम्स आउट, लाइक लीव्स द काउंसिल्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये वैसे भी ये एजेंडा इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स इज नो मोर, सो ही pulls the Swaraj Party candidates out of the council. Now, अब जब ये सब हो रहा है, इसी टाइम पे गवर्नमेंट ले आती है साइमन कमीशन 1927 में। देखिए, अब हम लोग कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, फिर से मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। हम लोग जब खिलाफत नॉन कोऑपरेशन जब हमने डिस्कस करके ख़त्म किया, तो वी वर अराउंड 1923-1924। फिर हम 1924 से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और 1924 से अराउंड 1929 का जो इवेंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। और उसी में साइमन कमीशन जो फॉर्म हुआ था। एंड व्हाई वाज साइमन कमीशन फॉर्म? साइमन कमीशन वाज फॉर्म to study and report on constitutional reforms in India. Basically, India Councils Act of 1919 इसमें इन्होंने क्या बोला था कि हम इंडियंस को पार्टिसिपेशन तो दे रहे हैं, बट वी विल रिव्यू इफ इंडिया इज रेडी टू मैनेज इटसेल्फ टू डू ऑल ऑफ इट ऑन देयर ओन इन अ 10 years स्पैन। अब वो 10 ईयर की जगह ये कमीशन इन्होंने 8 years में ही फॉर्म कर दिया। प्लस इस कमीशन के सारे मेंबर्स वर वाइट्स, राइट? Despite the fact that at that time British Parliament had 2 Indian members as well,
है ना। पहले तो यहाँ से इंडिया के कुछ लीडर्स को भी शायद मेंबर्स बना सकते थे, सबसे पहला ऑप्शन तो वो था, पर चलिए वो नहीं कर रहे थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो 2 इंडियन मेंबर्स थे, लॉर्ड एसपी सिन्हा और डॉक्टर सकलतवाला, उन्हें बना देते, उन्हें इंक्लूड कर लेते, बट वो भी नहीं किया। एंड दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर इन ऑल इन लीडर्स अक्रॉस द कंट्री। और तीसरा ये था कि भाई ये ऑडिट वॉडिट क्यों करना है, मतलब व्हाट इज दिस होल आइडिया ऑफ लाइक आर यू रेडी फॉर टू मैनेज और आर यू रेडी टू गेट पूर्ण स्वराज, व्हाई इज दिस होल आइडिया देयर, लाइक व्हाई इज दिस कमीशन इवन बीइंग फॉर्म्ड, और इवन प्रपोजल भी क्यों है इसका, क्योंकि स्वराज इज आर राइट, इट इज़ आर नेचुरल राइट, और इसके लिए हमें कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है, इज़ वॉट द लीडर्स वर ट्राइंग टू से। एंड देयर फॉर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होता है व्हेन on 3rd February 1928 when this commission arrives in Bombay, they are faced with black flags and slogans of Simon go back. All parties participated except a few. For example, All India Muslim League में जो मोहम्मद शफी खान, again this is the group that is mostly very staunch, and that is the group which is talking about this division on communal lines. तो ये ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता है. ऑल इंडिया सिख एसोसिएशन डजंट पार्टिसिपेट. All India Untouchable Federation, led by Dr. Bhimrao Ambedkar, doesn't participate in these protests against Simon Commission. और मद्रास की कुछ कास्ट बेस्ड पार्टीज होती हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. दूसरा, तो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग, लाइक एक्सेप्ट फॉर दीज 3-4 ग्रुप्स, all the parties, including All India Muslim League, participated in the protest against the Simon Commission. दूसरा, बहुत सारे student associations are formed during this time that start playing a major role again in the national movement as we go forward, जिसमें बंगाल प्रोविंशियल स्टेट फेडरेशन, ये एक एसोसिएशन फॉर्म होता है, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्म होता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में बहुत सारे स्टूडेंट यूनियंस भी फॉर्म होते हैं. एंड देन दिस होल एजेंडा ऑफ opposing Simon Commission gives and provides lot of new and much needed energy to the national movement. One of the incidences that happens during the Simon Commission protest is we know that Lala Lajpat Rai, who is protesting against Simon Commission in Lahore, succumbs to the injury that he sustains during the Lathi charge in response to the peaceful opposition to Simon Commission. और उन्हीं की डेथ को, लाला लाजपत राय की जो डेथ है उसको अवेंज करने के लिए लाहौर, we know about लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें जो जेम्स ए स्कॉट हैं उन्हें भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, ये तीनों एक प्लान बनाते हैं टू किल जेम्स ए स्कॉट, बट इन सम कन्फ्यूजन दे एंड अप किलिंग जेपी सॉन्डर्स. जो ऑफिसर है उनकी हत्या कर दी जाती है, बट दिस इज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, बट इट वॉज to avenge the death of Lala Lajpat Rai during the Simon Commission protest. तो अब होता यह है, साइमन कमीशन के इतने भयंकर ऑपोजिशन को देखकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं बर्कनहेड, वो बेसिकली ही चैलेंजेस कांग्रेस कि यार आप नहीं कर सकते तो आप हमें फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ दैट हैज़ द अलाइनमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, है ना, ऐसा हमें करके दिखाओ. और इसीलिए फिर एक नेहरू कमिटी इज अपॉइंटेड विच इज लेड बाय मोतीलाल नेहरू इन एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928. और यहाँ पर हम लोग एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इंडियंस. तो क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के? सबसे पहला पॉइंट रहता है जो पिछले सेपरेट इलेक्टोरेट वाला आइडिया रहता है उसको रिवर्स किया जाता है और यूनिफाइड इलेक्टोरेट की बात इस वाले नेहरू रिपोर्ट में कही जाती है.
दूसरा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देयर हैज़ टू बी बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब राज्यसभा और लोकसभा जिस तरीके से हैं, उन्हें बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। मतलब प्रोविंस की जो गवर्नमेंट होगी वो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट होगी विद इन दोज प्रोविंसेस। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रपोजल है, विच इज बेसिकली देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट विथ गवर्नर जनरल एक्टिंग एज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। तीसरा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर एनीवन ओल्डर देन 21 ईयर का प्रस्ताव रखा जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर कास्ट, देयर रिलीजन। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको हमें बहुत अच्छे से ये समझना चाहिए कि अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज उस ज़माने में प्रस्तावित करना, पुट करना एज अ प्रपोजल ही एक बहुत अच्छी और बड़ी बात थी। Then there was a proposal of reservation for seats for religious and ethnic minorities. तो ये सारे जो मेन इसके प्रपोजल में बनाए जाते हैं, और फिर फाइनली एक और प्रपोजल दिया जाता है जिसमें डोमिनियन स्टेटस मिले भारत को। मतलब जो रक्षा और एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ब्रिटिश के हाथ में रहे, बाकी सब कुछ हमारे हाथ में रहे, ऐसा एक प्रपोजल में लिखा जाता है। एंड नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आर इवन इन ऑपोजिशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, एंड देयरफॉर व्हाट इज अग्रीड अपॉन दैट अगर एक साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो फिर हमें एक साल में पूर्ण स्वराज ही मिलना चाहिए। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। अब होता क्या है? होता यह है कि नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की दो तरीके के हमको रिएक्शन देखने को मिलते हैं। हमने जैसे समझा था, मुस्लिम लीग दो फैक्शंस में डिवाइडेड था। एक फैक्शन तो बहुत स्टॉन्च कम्युनल टाइप का फैक्शन था, led by Muhammad Shafi Khan, and they are completely against the idea of unified electorate. There is another faction which is led by Muhammad Ali Jinnah, which is in support of unified electorate with certain conditions. अब देखिए, थोड़ा क्विकली हम थोड़ा मोहम्मद अली जिन्ना इनकी भी एक एक जर्नी समझ लेते हैं। तो जब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात पहली बार कही गई थी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में, तब मोहम्मद अली जिन्ना वाज अगेंस्ट दैट प्रपोजल, है ना। तो हम कहने का मतलब यह है कि शुरू से ही मोहम्मद अली जिन्ना कम्युनल नहीं हुए, ये बाद में जाकर कम्युनल हो गए कंप्लीटली, बट शुरू में ये खुद भी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। फिर 1913 में ये मुस्लिम लीग के मेंबर बनते हैं, और उस समय भी ही वर्क्स इन टैंडम, ही ट्राइज टू वर्क इन टैंडम विद कांग्रेस, और इसी कारण से सरोजनी नायडू इन्हें उस समय एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहती हैं। जैसे 1916 में जो लखनऊ पैक्ट था, ही प्लेज अ लीडिंग रोल अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक। मोहम्मद अली जिन्ना प्लेज अ लीडिंग रोल इन लखनऊ पैक्ट विद बाल गंगाधर तिलक। तो हम देखते हैं कि ये अभी तक कम्युनल नहीं हुए हैं जिन्ना। फिर क्या होता है, जब गांधी अराइव्स ऑन द नेशनल सीन और एंड ब्रिंग्स दिस होल एरा ऑफ मास मूवमेंट्स, ऑफ पीपल्स मूवमेंट, तब जो जिन्ना है, देखिए जिन्ना ये वो वाले नेचर वाले पॉलिटिशियंस हैं जो थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी वाले मोल्ड में है ना, कि अपने ड्राइंग रूम से बैठ के पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलीट हैं। मतलब ही वाज इंग्लिश मैन मोर देन एन इंडियन। उनके जो रहने सहने के चलन, उनके जो तौर तरीके, वो उसमें वो बहुत ज़्यादा एलीट थे, राइट। तो जब ये जन मूवमेंट या जन आंदोलन वाला, मास मूवमेंट वाला एरा शुरू होता है, तो जो जिन्ना है, जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हैं, उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल एलियनेशन होने लगता है, एंड ही स्टार्ट्स फियरिंग दैट ही विल बी कंप्लीटली पुश टू द मार्जिन्स। इसलिए ही फिर जिन्ना धीरे 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 करके उनका लीनिंग जो एक कम्युनल एलिमेंट्स है, मोहम्मद शफी खान वाला जो फैक्शन है, उसकी तरफ
होने लगता है, बिकॉज ही रियलाइजेज कि वो तो मार्जिन पे पुश हो जाएंगे एज गांधीज आइडिया ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड मास मूवमेंट टेक्स सेंटर स्टेज इन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फिर क्या होता है कि 1927 में नेहरू रिपोर्ट के नेहरू रिपोर्ट के ऑपोजिशन में वो एक दिल्ली प्रपोजल रखते हैं। और दिल्ली प्रपोजल में क्या क्या पॉइंट्स हैं मेन? पहला पॉइंट यह है कि सिंध और बॉम्बे को अलग अलग प्रोविंस बनाया जाए। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP जिसे कहा जाता है, उसको एक प्रोविंस का दर्जा दिया जाए। तब तक ये प्रोविंस का दर्जा नहीं मिला था। फिर तीसरा ये कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 सीटें जो हो वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड की जाए, एंड मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में पॉपुलेशन के बेस पे वोटिंग राइट्स मिले। तो ये देखो, ये दोनों चीजें करवाना चाहते हैं। ये एक तरीके से हल्का सा सेपरेशन भी लाना चाहते हैं इलेक्टोरेट में, प्लस द नंबर ऑफ सीट्स, रिजर्व्ड सीट्स को भी बढ़ाने का मुद्दा रखते हैं। और अब इसमें से जो फर्स्ट 2 मुद्दे थे कि सिंध और बॉम्बे को अलग करें और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक अलग प्रोविंस बनाएं सारे प्रोविंसेस की तरीके से, वो तो पहले ही नेहरू रिपोर्ट में भी होता है, तो वो तो एक्सेप्ट हो जाता है। जो तीसरा और चौथा मुद्दा है, बिकॉज दिस वाज एन ऑल पार्टी अलाइनमेंट, है ना, तो इसमें और भी जो पार्टीज हैं वो है हिंदू महासभा और सिख लीग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड दे पुट एन ऑपोजिंग प्रेशर ऑन पॉइंट नंबर 3 and 4, विच इज कि जो 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस में पॉपुलेशन के बेस पे वोटिंग राइट या वेटेज मिलना चाहिए, उसको बोथ हिंदू महासभा एंड सिख लीग oppose. And as these conversations are happening, they don't reach any solid conclusion, any solid alignment, और इस तरीके से जो एक समझौते का प्रयास होता है, that fails, the conversation break down, and finally Jinnah aligns with Muhammad Shafi Khan in March of 1929 and creates 14-point Delhi Declaration, which is ideally the 14-point communal program। और लिटरली यहाँ से अब हम जब आगे बढ़ेंगे हमारे इस सीरीज में, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अब ये डिवाइड वाइडन होते ही जाएगा, एंड अल्टीमेटली इन नेक्स्ट 18 to 20 years will lead to the partition of our country। आज के लिए हम यहीं पर पॉज करेंगे और अगले एपिसोड में फिर हम फिर से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें बार बार एट एवरी पॉइंट आफ्टर एवरी सर्टन टाइम वी विल हैव टू कम बैक टू डिस्कस कम्युनलिज्म एंड what were the factors in each of these times or decades that played a रोल। सो आगे आने वाले एपिसोड में हम इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।